नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट में सुपर स्पेशल में सबसे पहले आपको दिखाएंगे जिनपिंग की बीमारी बम की वो साजिश जिसका पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। 8 साल 52 देश और 82 लाख गर्भवती महिलाओं का डीएनए चोरी हुआ है। चोरी छिपे ये सब कर रहा था ड्रैगन, लेकिन जब ये साजिश खुली तो सामने आया एक बड़ा डर। क्या इस डीएनए डेटा से चीन बायोलॉजिकल वेपन बनाने की फिराक में है? क्या थी पूरी प्लानिंग? आप देखिए, समझिए। बम फटेगा लेकिन धमाका नहीं दिखेगा। बिना गोली चले लाशें गिरेंगी। जो दुश्मन बनेगा निशाना, मुश्किल होगा बच पाना। इस सदी ने आर्मेनिया अजरबैजान की जंग देखी, इराक और सीरिया में खूनी संघर्ष देखा। लेकिन जब दुनिया की धरती बारूदी धरती से कांप रही थी, तो अंदर खाने लाल ड्रैगन कर रहा था एक नई जानलेवा और घिनौनी जंग की तैयारी। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में छपी वार्निंग के मुताबिक इंसानों के जीन्स पर स्टडी करने वाली चीन की कंपनी बीजीआई ग्रुप ने दुनिया भर की 80 लाख से ज्यादा महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के जेनेटिक डेटा को चुराया और इस डेटा को लाल फौज यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तक पहुंचाया। जब चाइनीज कंपनी बीजीआई का ये गंदा खेल एक्सपोज हुआ तो कई संगीन सवाल उठे। आखिर एक फौज को गर्भवती महिलाओं के जीन सैंपल की क्या जरूरत पड़ी? क्यों पीएलए तक 52 देशों की आबादी से जुड़ी जीनोम सीक्वेंसिंग पहुंचाई गई? इन सवालों के जवाब में पूरी दुनिया में एक ही आशंका बार बार उठ रही है। आशंका ये कि चीनी फौज बना रही है बायोलॉजिकल वेपन। चीन का बायोलॉजिकल वेपन क्यों उठा शक? इंसानों की जीन्स स्टडी के जरिए बायोलॉजिकल वेपन बनाने का शक उठने की पहली बड़ी वजह वो तरीका है जो इस डेटा को जमा करने के लिए अख्तियार किया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके डीएनए की जड़ तक पहुंचने की ये खतरनाक साजिश बेहद ही शातिराना तरीके से चल रही थी। चीन की कंपनी बीजीआई गर्भवती महिलाओं के लिए एक टेस्ट डिजाइन किया था जिसका नाम था निफ्टी। इस टेस्ट के जरिए दुनिया भर के 52 देशों की गर्भवती महिलाओं के ब्लड सैंपल और जीन सैंपल जमा किए गए और फिर 2013 से लगातार ये सैंपल पीएलए तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक इस तरह का जीनोम डेटा या फिर डीएनए सैंपलिंग पर रिसर्च बता देता है कि उस क्षेत्र का या देश के लोगों में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह के वायरस उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन का बायोलॉजिकल वेपन क्या हो सकता है टारगेट? इस तरह किसी आबादी के जीन्स या डीएनए को समझने के बाद चीन जैसी ताकत एक तीर से कई शिकार कर सकती है। मसलन चीन को पता हो किसी देश की आबादी में कौन सी बीमारी फैलेगी तो वो बायोलॉजिकल वेपन के जरिए उस बीमारी का संक्रमण फैला सकता है, जिसका नतीजा होगा कि उस देश की आबादी बड़े पैमाने पर किसी बड़ी बीमारी का शिकार बन जाएगी। अगर किसी देश के बायोलॉजिकल वेपन के जरिए कोई बड़ी बीमारी फैल गई तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है, जिसके एवज में चीन उस देश को कर्ज देकर आर्थिक गुलाम बना सकता है या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। कोरोना महामारी ने दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया। उसने ये साबित कर दिया कि सिर्फ जंग से ही नहीं बल्कि महामारी से भी किसी देश की या दुनिया की अर्थव्यवस्था को डगमगाया जा सकता है, उसे बर्बाद किया जा सकता है। अगर किसी देश की बड़ी आबादी महामारी की चपेट में आई तो जाहिर है उस देश या उस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बीमारी ठीक करने वाली दवा की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में चीन की दवा कंपनियां पहले ही बीमारी की वैक्सीन तैयार कर उस देश को बेच सकते हैं। अगर किसी देश को ये पता हो कि चीन के पास ऐसा बायोलॉजिकल वेपन है जो उसकी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर चीन उस देश को राजनीतिक या फिर सामरिक फायदे के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। चीन की कंपनियों के जरिए इस तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा चुराना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गई। हालांकि किसी सुपर पावर ने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि अंदर खाने अब चीन की इन जीन सैंपलिंग कंपनियों पर एक्शन लिया जा रहा है और कड़ी नजर भी रखी जा रही है। टीम न्यूज नेशन।
आज की दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन लैब्स में तैयार होते हैं। ये वायरस कई किस्म के होते हैं और इनके वार करने का तरीका भी अलग होता है। मसलन खाने पीने की चीज़ों के जरिए ये वायरस फैल सकते हैं, हवा के जरिए फैल सकते हैं, फसलों के जरिए तबाही मचाते हैं, जिसके साथ पानी से भी जैविक वायरस विनाशलीला मचा सकते हैं। पाउडर बम, साथ ही कीट बम और स्प्रे से भी जैविक हथियार तेजी से अटैक मोड में आ जाते हैं। वायरस युक्त शख्स के कपड़े से भी बड़ी आबादी को संक्रमित किया जा सकता है और इसीलिए जैविक हथियार एक बड़ा खतरा है। आज चीन की लैब में बायोलॉजिकल वेपन बनाने की फिराक में है, लेकिन जंग में जैविक हथियारों के इस्तेमाल का इतिहास अत्याचारी तैमूर लंग तक जाता है। वो तैमूर जिसने प्लेग से मारे गए लोगों को हथियार की तरह युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया था। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। साल, जी हाँ, 650 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब पहली बार इस दुनिया ने बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार का नाम सुना। 1347 का साल, यूरोप की 1/3 आबादी बिहार। जंग में जैविक हथियारों के इस्तेमाल का पहला जिक्र 1347 में मिलता है। तैमूर लंग के लश्कर ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो समंदर किनारे प्लेग से संक्रमित शव फेंक दिए थे। उस समय यह इलाका बड़ा व्यापारिक केंद्र था। कहा जाता है कि यहीं से वो ब्लैक डेथ फैली जिसने यूरोप में 2.5 करोड़ की जिंदगियां खत्म कर दी। अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात तैमूर का जैविक हथियार इस्तेमाल करना मानो इतिहास को कबूल नहीं हुआ था। अगले 400 सालों तक कभी भी किसी फौज ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जैविक हथियार या हमले का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन साल 1710 में युद्ध का ये घिनौना चेहरा दोबारा सामने। गेम फिर से शुरू होने वाला है। कैलोसी की तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अब अफगानिस्तान एरिया ऑफ कंट्रोल बनने वाला है। यह कयास उठे अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार ताकत हासिल करने और जवाब में अफगान सरकार से मिले इशारों को लेकर। क्या है वो हालात जिनके चलते अफगानिस्तान पहली बार भारत से मिलिट्री हेल्प की उम्मीद कर रहा है? देखिए और समझिए। स्कूल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, एक के बाद एक प्रांत कब्जाए जा रहे हैं, अफगान फौज पर हमले हो रहे हैं। स्पिन वोल्दर और शेर खान जैसे व्यापारिक ग्रुप तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। महिलाओं पर काला कट्टरपंथी कानून लागू कर दिया गया है और काबुल की दहलीज तक पहुंच गए हैं तालिबानी आतंकी। यह है तालिबानी हमलों से सिसक रहे अफगानिस्तान का डरावना सच। दोहा वार्ता और अमेरिकी फौज के जाने के बाद अफगानिस्तान में अचानक हलचल बढ़ी और इस हलचल की पहली तस्वीर को कहा गया अफगान सरकार वर्सेस तालिबान। लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर ही अफगानिस्तान में तालिबानी दहशत से जुड़े कुछ और सबूत सामने आए। मारे गए तालिबानियों से पाकिस्तानी करेंसी और आई कार्ड मिले। पाकिस्तान में तालिबान के सपोर्ट में झंडे उठाए जाने लगे। पाकिस्तान में सटे अफगान बॉर्डर पर तालिबानी काबिज होने लगे। इन सब सबूतों में एक ही सिग्नल मिला कि तालिबान को अब पाकिस्तान से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। और जब पाकिस्तान का सीधे तौर पर शामिल होने का इशारा मिला तो अफगानिस्तान से आया ऐसा बयान जो अगर तामील हुआ तो अफगानिस्तान का ग्रेट गेम बन जाएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच नई लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या वाकई हिंदुस्तान सामरिक तौर पर अफगानिस्तान के मसलों का हिस्सा बनेगा? इस सवाल का जवाब भले ही मोदी सरकार के हाथों में हो, लेकिन अफगानिस्तान की मुराद यही है। अफगान सरकार के नुमाइंदों ने साफ कह दिया है कि अगर हालात नहीं संभले तो जल्द वो भारत से सामरिक मदद के लिए बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तालिबानी जुल्म के खिलाफ भारत उनका साथ दे। तालिबान से दो हाथ करने या यूं कहें कि अफगानिस्तान में हालात को स्थिर करने की उम्मीद भारत से सिर्फ अफगान सरकार ही नहीं कर रही, बल्कि एससीओ की समिट में जब तालिबान का मुद्दा उठा तो रूस जैसी महाशक्ति से भी भारत के एक्टिव रोल का इशारा मिला। एससीओ समिट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानों के लिए जरूरी है कि उनका मुल्क एक स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण देश बना रहे। लेकिन रूस के नुमाइंदों ने साफ कहा कि तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान की हकीकत है और इन हालात से बाहर निकलने के लिए भारत समेत क्षेत्रीय किरदारों का रोल काफी अहम है। रूस जैसी सुपर पावर जब भारत का सीधे तौर पर नाम ले और पाकिस्तान को सिर्फ क्षेत्रीय किरदार कहे तो इसके मायने बड़े हैं।
भले ही भारत ने अब तक अफगानिस्तान में एक्टिव मिलिट्री रोल को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले 20 सालों का बही खाता खंगाले तो समझ आता है कि अफगानिस्तान और भारत का सामरिक सहयोग बढ़ा है। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार तक भारत और अफगानिस्तान सरकार के बीच मिलिट्री सहयोग सैन्य वाहन और अफगान फौज के अफसरों की ट्रेनिंग तक सीमित था, लेकिन मोदी सरकार के दौरान अफगानिस्तान को MI-25 हेलीकॉप्टर दिए गए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में 2 सामरिक हाईवे बनाए, यानी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ी। अफगानिस्तान में भारतीय फौज ये अभी दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन भारत लगातार क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थक और आतंक का धुर विरोधी रहा है, यानी तालिबानी जुल्म सितम भारत को कबूल नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान का यही ग्रेट गेम बहुत हद तक तय करेगा कि दक्षिण एशिया के इस खित्ते में क्या चलेगा, पाकिस्तानी आतंक या हिंदुस्तानी अमन। जरा देखिए अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए क्या कुछ रखा हुआ है। बात पाकिस्तान की करें तो अफगानिस्तान में अस्थिरता के चलते पाकिस्तान अपने टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड्स यानी टेरर कैंप्स को अफगानिस्तान की धरती से चला सकता है, जिसका मतलब होगा पाकिस्तानी धरती से आतंक पनपने के इल्जाम से वो कागजी तौर पर बच जाएगा। इसके साथ ही साथ तालिबान के जरिए अफगानिस्तान की पहुंच अफगानिस्तान के सेंट्रल एशियन और मिडिल ईस्ट बॉर्डर तक हो जाएगी, जिससे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान जैसे देशों तक पाकिस्तानी आतंक की आग पहुंच जाएगी। अफगानिस्तान में स्थिरता और सहयोग भारत के हित में भी है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को रोका गया तो पाकिस्तान की आतंक नीति पर दोहरा प्रहार किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की रुख करते हैं। खबर उस मुल्क की और अब खबर उस मुल्क की जो दंगों की आग में झुलस रहा है और इन दंगों की आंच की लपटें पहुंच रही हैं 13 लाख हिंदुस्तानियों तक। ये देश है दक्षिण अफ्रीका, जहां अचानक हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और अचानक हर किसी की नजर दक्षिण अफ्रीका में बसे हिंदुस्तानियों पर जा टिकी है। आखिर क्यों इन 13 लाख हिंदुस्तानियों को लेकर फिक्र के बादल दिल्ली तक पहुंच गए हैं और क्यों दक्षिण अफ्रीका की ही सड़कें बन रही हैं संग्राम की गवाह? क्यों हिंदुस्तानियों को चुन चुन कर दक्षिण अफ्रीका में टारगेट किया जा रहा है? ये कैसी दुश्मनी? देखिए खबर कट्टू कट की अगली रिपोर्ट। चारों तरफ हिंसा और आग जली, सड़कों पर हर तरफ उन्मादी चेहरे, लूटमार और जनता में हाहाकार, और इन सब के बीच फंसे 13 लाख हिंदुस्तानी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को करप्शन के इल्जाम के चलते जेल जाना पड़ा और जुमा के जेल जाते ही इस अफ्रीकी देश में हर तरफ नफरत का जहर फैल गया। दक्षिण अफ्रीका के बड़े प्रांत क्वाजुलू नटाल से शुरू हुई हिंसा जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया जैसे बड़े शहरों तक फैल गई और इसी बीच अचानक दक्षिण अफ्रीका में सदियों से बसे भारतीय मूल के लोग निशाना बनने लगे। कैसे हिंदुस्तानी मूल के इन लोगों को निशाना बनाया गया, उसकी गवाही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खुद देती हैं। डरबन में एक इमारत में दंगाइयों ने आग लगा दी। इस इमारत में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। आग की लपटों के बीच एक महिला और उसका बच्चा फंस गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए महिला को मजबूरन इस मासूम को नीचे खड़े लोगों के बीच फेंकना पड़ा। इसी वारदात में कई लोग अपने फ्लैट्स में फंस गए, जो सीढ़ियों और वेंटिलेटर के जरिए भागते हुए नजर आए। इसी तरह भारतीय मूल के लोगों की दुकानों और मॉल्स को भी निशाना बनाया गया। एक मॉल के अंदर तो दर्जनों दंगाई घुस गए थे। मॉल स्टाफ तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन मॉल में लूटपाट की गई, जिसकी गवाही सीढ़ियों पर बिखरा सामान दे रहा है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां कथित जुमा समर्थकों ने भारतीय लोगों की कॉलोनियों पर डायरेक्ट फायरिंग की। जब पुलिस बीच में आई, तब कहीं जाकर हिंदुस्तानियों के दिल में बैठी दहशत कम हो पाई। सबसे पहले जो हाईवे है, यहाँ का मेन हाईवे डरबन जोहान्सबर्ग को जो जोड़ता है, उस पर 15-20 ट्रक जला दिए, पूरा ट्रैफिक रोक दिया। सब लोगों ने सारे शॉपिंग मॉल्स और दुकानें लूटनी शुरू कर दी। प्रेसिडेंट है रामापोसा जी, उन्होंने आके पब्लिक को एड्रेस किया और उसके बाद सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई लूटपाट नहीं करो, सिचुएशन को शांति से सॉल्व करो।
पर कोई माना नहीं है, तो अल्टीमेटली उन्होंने आर्मी को बुला लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बाबत दक्षिण अफ्रीकी सरकार से बात की और उन्हें भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। लेकिन जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वो इस आशंका को बढ़ा रहे हैं। कहीं सीरिया और लीबिया की ही तरह दक्षिण अफ्रीका में भी इंडिया वालों को एयरलिफ्ट न करना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। डार्क वेब, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब होता क्या है? इंटरनेट का हिस्सा चलता कैसे है और किस तरह आतंकियों से लेकर स्मगलर तक डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं तो देखिए डार्क वेब के एक एक काले सच को खोलती न्यूज़ नेशन की ये अगली इन्वेस्टिगेशन। आतंक की स्लीपर सेल, जहरीली ड्रग्स की खरीद फरोख्त, सोने चांदी की स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग और हैकिंग। यही होता है उस डार्क वेब पर जो अब दुनिया के लिए मानो सबसे बड़ा डिजिटल खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में भारत में अलकायदा और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग भी डार्क वेब के जरिए आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। डार्क वेब पर कैसे चलता है काली करतूतों का धंधा, आप खुद देखिए। देखिए, अभी जो रीसेंट एक्टिविटीज़ नोटिस की गई हैं जिसमें टेररिस्ट लोग डार्क वेब को यूज़ कर रहे हैं हथियार खरीदने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, किलर्स हायर करने के लिए। ये देखिए, ये जो पोर्टल है यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये .onion वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पर .com .net वेबसाइट्स नहीं होती हैं। .onion वेबसाइट्स होती हैं जो नॉर्मल ब्राउजर्स में नहीं खुलती। 0% एडवांस पे लोग काम करते हैं, मतलब आपको कोई पैसा एडवांस ना भी देना हो तब भी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप जब उससे बातचीत कर रहे हो तो एक स्पेशल टूल देते हैं आपको जिसके थ्रू आप बात करते हो। तो आपने देखा इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे आप सर्च इंजन से नहीं ढूंढ सकते, जिसके यूजर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जिनके URL भी आपके इंटरनेट से अलग होते हैं। हमारी इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ डार्क वेब का सच सामने लाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आपको आगाह करना भी है। अगर आपको भी कोई डार्क वेब के जरिए संपर्क करे, डार्क नेट पर मिलने का न्योता दे, तो सावधान रहिए। ये कोई आतंकी, कोई ड्रग डीलर या फिर कोई ब्लैकमेलर भी हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।